हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े देशों में शुमार किया जाता है। लैंड एरिया के साथ साथ आबादी के हिसाब से भी भारत दुनिया के बड़े देशों में से एक है और जो देश साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो जाता है, उसके चारों कोनों को एक साथ जोड़े रखना और एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल काम नजर आता है। लेकिन इंडियन रेलवेज कई दशकों से नामुमकिन से नजर आने वाले इस काम को अंजाम देती आ रही है। लेकिन आखिर कैसे इंडियन रेलवेज वजूद में आया और आखिर कैसे एक छोटी सी शुरुआत के बाद इंडियन रेलवेज आज इस मुकाम तक पहुंच गया है कि इसका नाम दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में लिया जाता है। जानेंगे आखिर कैसे अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई इंडियन रेलवे भारत के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फादर ऑफ रेलवेज के नाम से जाने जाने वाले जॉर्ज स्टीफनसन ने साल 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहर को आपस में जोड़कर दुनिया भर में रेलवे क्रांति की शुरुआत कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जमीन पर पैदा होने वाली फसलों, मिनरलों और मसालों को व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को महसूस होने लगा था कि इंग्लैंड की तरह ही भारत में भी रेलवे लाइन का बिछना बहुत ही जरूरी है ताकि वे सामान को बड़ी ही आसानी से चेन्नई और मुंबई जैसे तटीय क्षेत्रों तक पहुंचा सकें और फिर वहां से समुद्र के जरिए अपने देश तक ले जा सकें। और फिर साल 1838 में इंडियन रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेरिमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। मद्रास शहर के रेड हिल्स पर मिलने वाले लेटराइट पत्थर का इस्तेमाल रास्तों को बनाने के लिए किया जाता था और इस पत्थर को लाने और ले जाने का काम बहुत ही ज्यादा मेहनत भरा होता था। इसीलिए साल 1836 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे तैसे अपना काम चलाने के लिए मद्रास में रेलवे ट्रैक बनाने का काम शुरू कर दिया था ताकि लेटराइट पत्थर को रेड हिल्स के शहरों तक लाया जा सके। इस रेलवे लाइन को बनाने का काम साल 1837 तक पूरा हो गया था। यह रेलवे लाइन पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल थी और इस रेलवे लाइन को इंडियन रेलवे के इतिहास की सबसे पुरानी रेलवे लाइन के नाम से भी जाना जाता है। रेड हिल्स एक्सपेरिमेंट की मदद से आने वाले वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऑफिशियल रेलवे लाइन शुरू करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। शुरुआती दौर में रेड हिल्स रेलवे लाइन पर स्टीम इंजन चला करते थे। सर आर्थर कॉटन इस रेलवे लाइन के सुपरवाइजर थे जिन्होंने 22 दिसंबर 1851 में उत्तराखंड के शहर रुड़की में लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। स्टीम इंजन के मुकाबले में लोकोमोटिव इंजन काफी बेहतर साबित हुआ। इस लोकोमोटिव इंजन का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन के नाम पर थॉमसन नाम दिया गया था। थॉमसन इंजन काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। इस इंजन को काम करते हुए कुछ ही समय बीता था कि अचानक एक दिन भारत के इस इकलौते लोकोमोटिव इंजन के बॉयलर में ऐसा धमाका हुआ कि इंजन पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1850 तक भारत में रेलवे सिर्फ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल तक ही सीमित था और ये डायरेक्टली लोगों की जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ था। 1850 से पहले तक इंडियन रेलवे पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं थी, लेकिन 1850 के बाद इंडियन रेलवे की किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाली थी। दरअसल ब्रिटेन के सामने भारत में रेलवे लाइन शुरू करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से भारत में रेल चलाने के प्रोजेक्ट को किफायती बनाया जाए जिससे ब्रिटिश हुकूमत का खजाना भी कम से कम खर्च हो और रेलवे लाइन बिछाने में लगी कंपनियों के बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट भी हो सके। भारत में रेलवेज को शुरू करने के लिए जितने भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने के लिए राजी थे उन सब की यही शर्त थी कि उन्हें इन्वेस्टमेंट वापस मिलने की गारंटी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत में रेलवेज को शुरू करने के लिए जो प्लानर्स और स्ट्रेटेजिस्ट मौजूद थे वो यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से भारत में रेलवे को इंपोर्ट के साथ साथ मिलिट्री में भी मददगार बनाया जाए। इन सब के बाद भारत में रेलवे की शुरुआत को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि क्या इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को भारत की जनता बतौर डेवलपमेंट स्वीकार कर पाएगी या नहीं। क्या भारतीय रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करने वालों को उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल पाएगा या नहीं। इस तरह से दोस्तों भारत में रेलवे को शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क मौजूद था। जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार को लेकर और ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि भारत में कपास यानी कॉटन भारत के अंदरूनी हिस्सों में उगाया जाता है जहां पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन ब्रिटेन को उस वक्त कॉटन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी और अमेरिका से कॉटन की सप्लाई में कमी आने से इंग्लैंड में कॉटन की कीमतें आसमान छूने लगी थी। और इसी के साथ साथ एक बात यह भी थी कि ब्रिटेन कॉटन के लिए सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं होना चाहता था और इसीलिए भारत से आने वाला कॉटन ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। लेकिन अंग्रेजों के सामने एक प्रॉब्लम यह थी कि जब तक भारत के अंदरूनी हिस्सों में उगने वाली कॉटन समुद्र के किनारों तक पहुंचाई जाती थी तब तक कॉटन काफी खराब हो जाया करती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट की एक अच्छी सुविधा वहां पर मौजूद नहीं थी। उस दौरान सिर्फ बैलगाड़ी ही कॉटन को शहरों तक पहुंचाने का इकलौता जरिया था। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार और वहां के ट्रेडर्स को एहसास होने लगा था कि अगर भारत में रेलवे की शुरुआत हो जाती है तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। रेल की
मदद से केवल कॉटन ही नहीं बल्कि दूसरे रॉ मटेरियल्स को भी ज्यादा तेजी से शहरों तक पहुंचाया जा सकता है और वहां से फिर ब्रिटेन लाया जा सकता है। भारत में रेलवे की शुरुआत करने के पीछे ब्रिटेन के लिए एक बड़ी वजह उसकी मिलिट्री भी थी। भारत में ब्रिटिश सैनिकों की जनसंख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए भारत में रेलवे की शुरुआत करने से ब्रिटेन को न केवल व्यापार में फायदा हो रहा था बल्कि उसकी मिलिट्री के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना और ज्यादा आसान और ज्यादा तेजी से मुमकिन हो सकता था। तो अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी धीरे धीरे ऐसे मेंबर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी जो भारत में रेलवे की शुरुआत करवाना चाहते थे। साथ ही साथ ब्रिटेन के कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भारत में रेलवे की शुरुआत होने से अपना फायदा नजर आने लगा था। फिर 1848 में डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने जिन्हें रेलवे से बहुत ज्यादा लगाव था और उनका यही लगाव भारत की रेलवेज के शुरुआत होने की एक बहुत ही बड़ी वजह बना। जनरल डलहौजी ने भारत में रेलवे को जरूरी बताते हुए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया था। दोस्तों, जनरल डलहौजी के द्वारा लिखा गया यह डॉक्यूमेंट इंडियन रेलवेज के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल डलहौजी के इस डॉक्यूमेंट के साथ इंडियन रेलवेज की नींव रखी गई थी और भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऊंट गाड़ियों और बैलगाड़ियों से निकलकर भारत अब रेलवेज के दौर में कदम रखने जा रहा था। भारत में रेलवे ट्रैक की शुरुआत हो चुकी थी और अब हिमाचल की पहाड़ियों में रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम चल रहा था। यह रेलवे ट्रैक कोलकाता से शिमला तक बिछाया जाना था। इंजीनियर्स को इस लाइन पर कई पुलों के साथ साथ टनल को भी बनाना था। शिमला काल का लाइन को बिछाते वक्त वहां की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए 2 सुरंगों के किनारों को जोड़ा जाना था। ऐसा करने में वहां पर काफी प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे में चीफ इंजीनियर कर्नल बेडोग ने इस सुरंग का इंस्पेक्शन किया और काफी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने वहां की पहाड़ियों के 2 किनारों पर एक मार्ग लगा दिया और काम करने वाले मजदूरों को दोनों किनारों से सुरंगें खोदने का ऑर्डर दे दिया। कर्नल बेडोग के मुताबिक खुदाई करते वक्त ये दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उनका अंदाजा गलत साबित हुआ और ये दोनों सुरंगें कहीं नहीं मिल पाई। इसलिए उनकी इतनी बड़ी गलती को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें माफ न करने का फैसला ले लिया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। साथ ही सरकार ने कर्नल बेडोग पर ब्रिटिश सरकार के पैसे की बर्बादी का इल्जाम लगाते हुए उनके ऊपर 1 रुपए का फाइन भी लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सबके सामने ऐसा शर्मिंदा होने के बाद कर्नल बेडोग के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची और उन्होंने सुसाइड कर लिया। जहां पर कर्नल बेडोग ने सुसाइड किया था उस टनल को उस वक्त टनल 33 के नाम से जाना जाता था, लेकिन कर्नल बेडोग की सुसाइड के बाद टनल को बेडोग टनल के नाम से जाने जाने लगा और अब इस जगह को हिस्टोरिकल साइट की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। खैर, आज के दौर में तो इलेक्ट्रिक सेक्टर यानी बिजली से यूज होने वाले गैजेट्स को पूरी दुनिया का फ्यूचर माना जा रहा है। आजकल तो साइकिल से लेकर ट्रेनों और बसों तक सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया है, लेकिन भारत में तो इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत अंग्रेजों के दौर से ही हो गई थी। भारत में सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे बीटी और कुर्ला होबर के बीच में चली थी और इस दिन को आज भी भारतीय रेलवेज के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाता है। इस ट्रेन को चलाने से पहले विक्टोरिया टर्मिनल यानी बॉम्बे बीटी को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था और ये ट्रेन भारत के साथ साथ पूरे एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के नाम से भी जानी जाती है। और इसके बाद भारत में लगातार ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होता चला आ रहा है और आज के समय में भारत की लगभग हर एक ट्रेन इलेक्ट्रिक हो गई है और इसीलिए भारत में ट्रेनों को ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है और कोयले का लगभग 90% हिस्सा ट्रेनों के जरिए से ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और देखते ही देखते साल 1929 तक पूरे भारत में 66,000 किलोमीटर तक की रेलवे लाइंस को बिछा दिया गया और फिर 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद रेलवेज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। देश की आजादी से पहले जब साइमन कमीशन के खिलाफ देश के लोगों ने बाइकआउट का ऐलान किया, तब अपने खिलाफ हो रहे आंदोलन को देखकर ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि हमेशा के लिए वो भारत के ऊपर अपना कब्जा नहीं रख पाएंगे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने पैसों को भारत के अलग अलग सेक्टर्स में कम करना शुरू कर दिया, जिसमें से रेलवेज भी एक था। अब रेलवेज को ब्रिटिश सरकार से इन्वेस्टमेंट मिलना भी बंद हो चुका था और साल 1930 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई और ना ही किसी को ऐसा करने की मंजूरी दी। सारी प्लानिंग को ब्रिटिश सरकार ने खारिज करते हुए सभी काम बंद करवा दिए। और वहीं इस दौरान जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश सरकार ने रेलवेज के सारे इंजनों को यहां से ले जाना शुरू कर दिया। साल 1939 में जंग के दौरान अंग्रेजों की मदद के लिए भारत से करीब 40% इंजनों को जहाजों के जरिए मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया गया। ऐसा करने की वजह से तब देश में इंजनों की गिनती और भी कम हो गई थी। देश में बहुत से स्टेशनों और रेलवे लाइंस को बंद करना पड़ा। और फिर 1947 में जब देश को आजादी मिली तो अंग्रेजों ने जाते जाते देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह बंटवारा सिर्फ जमीन और लोगों का नहीं था, बल्कि यह बंटवारा रेलवेज का भी था। इंडिया और पाकिस्तान के 2 हिस्सों में बंटने के बाद भारतीय रेलवेज का लगभग 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया। यानी देश को आजादी तो मिली, लेकिन रेलवेज के नाम पर देश में ज्यादा कुछ नहीं बच पाया था। अंग्रेजों के जाने के बाद इंडियन रेलवेज ने भारत के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की सुविधा देने के मकसद से रेलवे को आगे बढ़ाने का फैसला लिया।
अब लोगों की सुविधाओं के लिए अलग अलग ट्रेनें तो बन ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ ही एक और मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा था, और वो थी ट्रेन का टिकट बुक करने में आ रही मुश्किल। उस दौरान आज के जैसे घर पर बैठे ऑनलाइन बुकिंग तो होती नहीं थी, इसलिए लोगों को स्टेशन पर जाकर टिकट कटवाना पड़ता था, जिसके लिए उन लोगों को एक ऐसा फॉर्म भरवाया जाता था जिस फॉर्म में उन्हें अपने सफर से जुड़ी हर एक जानकारी को भरना होता था। और अगर किसी इंसान को अपनी भरी गई तारीख पर सीट नहीं मिल रही होती तो उन्हें अगली डेट पर फिर से वही फॉर्म दोबारा भरना होता था। लोगों की इसी दिक्कत को देखते हुए भारत सरकार ने साल 1985 में कंप्यूटर से रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम की शुरुआत करने की ठान ली, जिसके बाद साल 1986 को कंप्यूटर के जरिए टिकट बुक करने की शुरुआत दिल्ली शहर से हुई। रेलवेज को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि रेलवेज की वजह से लोगों का सफर आसान हो जाता है, और लोगों की इसी आसानी को ध्यान में रखते हुए साल 2002 में एक बार फिर से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत की, और अब कोई भी इंसान खुद ही इंटरनेट के जरिए अपना टिकट बुक कर सकता था। हालांकि पुराने दौर में लोगों को शुरू में यह सिस्टम सही से समझ नहीं आया, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस सिस्टम पर अपना भरोसा दिखाया और इसका इस्तेमाल करना सीख लिया, और इस तरीके से इंडियन रेलवेज ने एक नए दौर में अपना कदम रखा। साल 2017 में देश की सरकार ने रेलवे नेटवर्क को पूरी तरीके से बिजली के इस्तेमाल से चलने वाला सिस्टम बनाने का फैसला किया, और इसके बाद 31 मार्च 2017 को उन्होंने मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद डीजल इंजन को बंद करके उनसे होने वाले पोल्यूशन को खत्म किया जाना था। इसके बाद 14 जुलाई 2017 को सरकार ने एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलती थी। इस ट्रेन को करीब 1600 हॉर्स पावर के साथ तैयार किया गया था, जिसके लिए खास तरह के सोलर पैनल्स तैयार किए गए थे, जिन्हें ट्रेन की छत पर लगाया गया था। इस ट्रेन में सोलर पैनल का इस्तेमाल करने से हर साल लगभग 20,000 लीटर डीजल की बचत होने लगी, और एक बार चार्ज करने पे ये ट्रेन बिना किसी प्रॉब्लम के 2 दिनों तक चल सकती थी। लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली रेलवेज का इतिहास सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर है, और इसी की वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हमने इस वीडियो में इंडिया रेलवेज के अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश की है। हमने जाना है कि इस सिस्टम की शुरुआत 1854 में अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन सही मायनों में इंडियन रेलवेज की जर्नी का नया चैप्टर आजादी के बाद से ही शुरू होता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको इंडियन रेलवेज का पूरा इतिहास? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह से रोचक जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।